देखिए, बिहार में राजनीतिक पारा जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले ही काफी चढ़ चुका है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही बिहार में 2 बड़े धार्मिक आयोजन किए जा चुके हैं, जिसमें पहला गोपालगंज में बाबा बागेश्वर अपनी कथा कहने के लिए पहुंचे थे। दूसरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो श्री श्री रविशंकर जी भी 5 दिन के अपने कार्यक्रम पर वहां पर पहुंचे हुए थे और विकास कैसे होगा इन सारे मुद्दों को उठाकर उन्होंने बातचीत की थी। लेकिन इन धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ अब धार्मिक मुद्दों पर भी लोगों को काफी आपत्ति हो रही है। आरजेडी से लेकर तमाम दल के नेता, मेयर तक, यहाँ तक कि इस पर सवाल उठा रही है और तमाम तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आरजेडी की और या मेयर अंजुम आरा की, इन लोगों की आखिर समस्या क्या है? धार्मिक मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीति चमकाने की समस्या इनके सामने ज्यादा आ रही है, या फिर जातिगत समीकरण बिगड़ता जा रहा है, या फिर एक भारतीय जनता पार्टी पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर टीका टिप्पणी करनी है, इस वजह से ये सारा काम हो रहा है? हरीश जी और भास्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार का सियासी पारा धार्मिक मुद्दों की तरफ क्यों बढ़ गया है, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि बिहार जो है वहां हमेशा से राजनीति जो होती रही वो जाति आधारित होती रही, वो धर्म आधारित होती रही। आरजेडी जो है वो MY जो मुस्लिम यादव समीकरण है उनको आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ती रही, जीतती रही, सत्ता में भी रही। नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं वो भी पर्टिकुलर दलों की राजनीति करते हैं, पर्टिकुलर जातियों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं। लेकिन अब ये जो श्री श्री रविशंकर हो या बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, ये जब पहुंचे तो इन्होंने सनातनी एकता की बात की। इन्होंने बात की कि सभी जातियों से ऊपर उठकर एकजुट होकर रहेंगे तो ही कुछ फायदा होगा, तो ही विकास होगा। बिहार जो पिछड़ापन है बिहार का, वो जातियों की राजनीति से नहीं उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है एकजुट होकर रहना होगा। तो ये सब बातें जब वहां पर हुई तो जो राजनीति जो कर रहे थे जातियों वाले, उन्हें ये लगने लगा कि अब भैया हमारी राजनीति जो है वो संकट में है। खासकर आरजेडी को उसको लगा कि अगर हिंदू एकजुट हो जाएगा तो सिर्फ अकेले मुस्लिमों के भरोसे राजनीति चलने वाली नहीं। मुस्लिमों के भरोसे 2-4 सीटें 10 सीटें जीत लेंगे, लेकिन हिंदुओं का साथ जरूरी होगा। और इसीलिए उन्हें डर लग रहा है, इसीलिए वो ये अब कमेंट्स करते हुए घूम रहे हैं कि राजनीति जो है खतरे में है और ये बाबा जो है ये राजनीति से प्रेरित है, और ये तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। क्या लग रहा है भास्कर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है कि जाइए और वहां पर एकता की बात कीजिए, रविशंकर की बात हो, बाबा बागेश्वर की बात हो, क्या वहां से ये आ रहा है उनको संदेश कि आप जाइए और इस तरह से लोगों को इकट्ठा कीजिए? क्योंकि आरजेडी जिस तरह का आरोप लगा रही है उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का किया कराया षड्यंत्र है ये। देखिए, बिहार जो है ना वो सियासत का गढ़ है। बिहार में बिहार के राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं उनके मन में एक डर होता है कि किसी के पीछे वहां लोग अगर खड़े हो गए तो वो देश को बदलने की ताकत रखते हैं। जयप्रकाश नारायण वहां से खड़े हुए, इंदिरा गांधी को हटा के सरकार से बाहर कर दिया। तो बिहार में अगर एक आंदोलन खड़ा हुआ, एक भाव निकला, सनातन पुनर्जागरण का अगर एक भाव निकला और उस भाव से अगर देश में असर हुआ तो वो बहुत बड़ा होगा, उसका जो असर होगा वो बहुत बड़ा होगा। और बाबा बागेश्वर बिहार जाते हैं तो यही डर जो नेताओं के अंदर है ना, जो क्षेत्रीय छत्रप अपने आपको बोलते हैं, वो चाहे तेजस्वी हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये स्टालिन हो, ये सारे लोग जो है ना ये जाति और प्रदेश के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। और जब प्रदेश के और जाति के मुद्दों से हटकर देश के मुद्दे पर कुछ होगा तो इनका करियर, इनका भविष्य खत्म हो जाएगा, सियासी करियर। बिल्कुल। तो उस सियासी करियर को बचाने के लिए इस तरह की बातें बनाई जाती हैं ताकि वो माहौल बना रहे। अब स्टालिन साउथ में बोलते हैं कि बच्चे पैदा करो, तमिल भाषा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हिंदी कुछ नहीं है। इस तरह के जो मुद्दे, जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बाबा बागेश्वर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, उनके पार्टी के लोग बोलते हैं गिरफ्तार करो इनको। अंजुम आरा बोलती है रमजान में हम 2 घंटे नमाज पढ़ेंगे। तो ये सारे मुद्दे इसलिए बनाए जाते हैं कि इनका असर क्षेत्र मतलब क्षेत्रीय इलाके में रहे, प्रदेश में रहे। जातिगत समीकरण साधने वाला बयान अंजुम आरा का नजर आ रहा है, उससे प्रेरित है? वो तुष्टीकरण का है, जाति वाला नहीं। अंजुम आरा अपने मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए जुमे के लिए, होली के दिन जो जुमा पड़ रहा है, उस माहौल को कैसे अपने पक्ष में भुनाया जाए, उस एंगल से उनका वो बयान है। उसमें कहीं भी कोई क्या बोलते हैं उसको कि
समझाने की कोशिश नहीं है। एक राजनेता या जो भी जनप्रतिनिधि होता है उससे उम्मीद की जाती है कि उसका जो भी बयान हो वो समाज के हित में हो, लेकिन वो बयान हमेशा वो लोग क्या करते हैं, अपने हित के लिए देते हैं कि उनको वोट ज्यादा मिले। ठीक है, माफी भी मांग ली अंजुम आरा ने, खैर मांगनी पड़ गई क्योंकि दबाव ज्यादा होगा, क्योंकि हिंदू संगठन इस बात को बहुत विवादास्पद मान रहे थे। हरीश जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो तेजस्वी यादव हैं ये बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे कभी भी बिहार में नहीं हुए हैं, आखिर इसके पीछे उनका कहने का मकसद क्या है? बिहार में दंगों वाला ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई घटना, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो गया तो उसके बाद इस तरह दंगे हो जाएंगे का ये जो पूरा वाकया सामने आया है, क्या लग रहा है, क्या पीछे है इसके सोच? देखिए, उनके सोच जो भी रही हो, तेजस्वी यादव को पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। भागलपुर का दंगा भारत के इतिहास में हुए सबसे विभत्स दंगों में से एक है। ये शायद तेजस्वी यादव को पता नहीं होगा, उन्होंने, क्योंकि उनका ज्ञान कम है, उनके पास जो है हायर एजुकेशन की कमी है थोड़ी, तो उनको वो पढ़ने की जरूरत होगी। फिर हमने कई बार देखा कि रामनवमी के जुलूसों पर, हनुमान जयंती पर बिहार के कुछ शहरों में क्या कुछ हुआ, वो सब हमने देखा। वो सब क्या धार्मिक दंगे नहीं थे? शायद तेजस्वी यादव की समझ इस मामले में थोड़ी कम रही होगी। दूसरा, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, अभी भास्कर भाई कह रहे थे कि इस बार होली जो है जुम्मे के दिन पड़ रही है, तो ये स्पष्ट हो जाना बहुत जरूरी है कि होली चंद्रमा की गणना पर आधारित है। पूर्णिमा के दिन जो है होली होती है, उसके अगले दिन फाग खेला जाता है। ये इत्तेफाक है कि वो त्योहार इस बार रमजान के महीने में पड़ रहा है और शुक्रवार को पड़ रहा है। अब अंजुम आरा आप बता रही हैं, वो माफी मांगे या जो कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने एक मैसेज स्पष्ट देने की कोशिश की ताकि उनका जो वोटर है, जिसे वो मुस्लिम वोटर को अपना शायद वोट बैंक मानते होंगे, ये मानकर और वो सिर्फ वही नहीं, पूरी आरजेडी ये मानकर चलती कि मुस्लिम वोट तो कहीं जाएगा नहीं, इधर उधर छिटकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए घूम फिर कर हमारे पास ही आएगा। और इसीलिए उन्हें समस्या हो जाती है जब ओवैसी जो है वहां जाकर चुनाव लड़ते हैं, तो आरजेडी सबसे ज्यादा परेशान होती है कि अब वोट कटेगा तो हमारा क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि दंगे हो सकते हैं, तो आप मानसिकता समझ लीजिए। एक तरफ से बात हो रही है एकजुट होने की, और दूसरी तरफ से बात हो रही है दंगों की, विरोध की, कट्टरवादिता की बातें। ये सब वोटर समझ रहा है। जनता वो दौर नहीं रहा जब जनता को किसी भी बयान से मूर्ख बनाया जा सकता था। अब सोशल मीडिया की ताकत है, हर बयान को जनता नापती तोलती है और उसके आधार पर वोट करती है। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि शायद उनका जो वोटर है, जो एक कोर वोटर, एक धर्म विशेष का है, इस तरीके के बयान देंगे तो शायद उसे साध सकेंगे। भास्कर जी, आपको लगता है कि धार्मिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो राजनीति होती है, यानी कि धार्मिक आयोजन जो कराए जाते हैं, उसका प्रभाव राजनीति पर पड़ता है? बहुत ज्यादा। धर्म तो हर देश का आधार है, संस्कृति का आधार है, धर्म ही हर चीज का आधार है, इसीलिए डरे हैं सबसे ज्यादा। और उसमें सबसे ज्यादा डर जो हुआ वो प्रयागराज से दिखा कि एक कुंभ लगा, महाकुंभ लगा, उसकी मोदी ने तारीफ की, योगी ने तारीफ की, और वहां 65 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए। तो ये, और उसमें कोई जाति विशेष के लोग नहीं थे कि दलित थे, पिछड़े थे, सवर्ण थे, ऐसा कुछ नहीं था, सब थे, हिंदू थे, सनातनी थे। तो ये डर सबसे बड़ा है। 65 करोड़ लोग अगर पहुंच जाएंगे, आधा हिंदुस्तान, हम 140 करोड़ अंदाजा लगाते हैं कि आबादी है, 2011 के बाद गणना हुई नहीं है, तो अभी जो हम अंदाजा लगाते हैं 140 करोड़, उसमें अगर 65 करोड़ से ज्यादा पहुंच गए, तो आप ये सोचिए ना कि अगर ऐसा कोई माहौल बनता है, ऐसा कोई पुनर्जागरण होता है सनातन का, तो उसके बाद देश की राजनीति किधर जाएगी, बिल्कुल कैसे बदलेगी। अब इस बदलती हुई राजनीति में अपने लिए जगह बनाना उनके लिए बड़ा टफ हो रहा है। इसीलिए जाति जनगणना की मांग उठती है। हर विपक्षी दल जो आज की डेट में है, जो छोटे राज्यों से बिलोंग करता है, या खुद कांग्रेस, वो हर कोई जाति जनगणना की बात कर रहा है। जरूरी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जरूरी है, लेकिन उनको अधिकार देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो गणना होगी, उसके बाद उनको ये मौका मिलेगा कि इतने पिछड़े हैं, इनके नेता तो हम हैं, इतने दलित हैं, इनके नेता तो हम हैं। वो जातियों में टूट जाएंगे। जो मंडल कमंडल की राजनीति की बात हुआ, तो मंडल ने तोड़ा, अब कमंडल उसको बटोर रहा है, और कमंडल का जो भार है वो बाबा बागेश्वर के हाथों में है। तब उसमें से उनका जल कितने लोग पे पड़ने वाला है, वो इंटरेस्टिंग होगा। भास्कर ने जो बात कही मंडल और कमंडल, देखिए हम सभी जानते हैं लालू यादव जो है वो मंडल की राजनीति जो थी वहां से उन्होंने अपनी राजनीति को मजबूत किया, लेकिन अब उस मंडल पर जब कमंडल भारी पड़ रहा है, तो लालू के जो लाल हैं तेजस्वी यादव, उनको लग रहा है कि अब मेरा वजन हल्का हो रहा है राजनीति में, इसलिए तमाम बातें आरजेडी की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन
ये स्पष्ट है कि बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे थे, उन्होंने जो मैसेज दिया है एकजुटता का, और जो भीड़ उमड़ी उनकी कथा को सुनने के लिए, वो भीड़ स्पष्ट बता रही है कि अब वाकई मंडल की राजनीति करने वाले थोड़े हल्के पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए राजनीतिक तौर पर फिलहाल बिहार बहुत ज्यादा गर्म नजर आ रहा है, गर्मी का वक्त भी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन उससे पहले बिहार में सबसे ज्यादा पारा चढ़ा हुआ है। बस गलती इतनी हो गई बाबा बागेश्वर से कि जो हुंकार उन्होंने भरी, जिस एकजुटता की उन्होंने बात की, कहीं ना कहीं उससे तेजस्वी यादव को फर्क पड़ गया। उनका जो एकजुटता वाला समीकरण था, जाति का समीकरण फिर बैठाने की, तुष्टीकरण की राजनीति करने की जो कोशिश हो रही थी, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आरजेडी या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हैं बिहार में जो अपनी राजनीति चमकाने का काम करना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धूमिल होती नजर आ रही है। आप इसी तरह से न्यूज कॉरिडोर के साथ बने रहिए, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।